Anupam Sharma. Anupam Sharma. Anupam Sharma. फिरोज खान, भायरी बवेजा, पंखेड़, आमिर खान, देश सिद्धवानी, फरहान अख्तर। इनका जो विजन है कुछ लीक से हटकर है। पिछले साल निफा हमने शुरू किया था। अभी आपने नीफा की बात की, नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिग स्टेप। मैंने कहा मुझे वो फिल्में नहीं दिखानी जो दिख चुकी है, तो फिर किस बात का फेस्टिवल। 3 डेकेड्स, 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट और एक सक्सेसफुल फिल्म फेस्टिवल के फाउंडर अनुपम शर्मा। नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया में जब आप आते हो तो यू आर एन इंडियन फिल्म मेकर। मैं अपने भारत के लिए क्या करूं? I can see this effort is deeply etched in Anupam ji's soul. We are not Indian enough for India anymore. मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलियन भी नहीं रहा। It's big. It's much bigger than people realize. Content is the king. यही कारण है कि धुरंधर 3000 करोड़ टच कर रही है। मुंह धोना कितनी डार्क लग रही है। That's a very bold move. ऐसे कॉन्सेप्ट को जल्दी एंट्री नहीं मिलती है। Describe your legacy in one sentence. कोई भी फिल्म मेकर और लोग ये डिसाइड करें कि मैं अपनी कहानी किस तरह कहूँ, किससे कहूँ, ये गवारा नहीं। Leader mindset. वेलकम टू द सूट अप शो। और आज हमारे साथ है अनुपम शर्मा, हु इज़ फिल्म मेकर एंड फाउंडर ऑफ नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल। 3 decades, 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन। थैंक यू सो मच सर टू बीइंग आवर शो। थैंक यू सो मच, व्हाट अ लवली सेटअप। थैंक यू सर। आप इंडिया से जब ऑस्ट्रेलिया आए थे इतना बड़ा विजन लेके, और उस डेकेड में जब इंडिया में एक लिबरलाइजेशन का माहौल था, टीवी जस्ट स्टार्टेड टू कम इन ग्लोबल पाथवेज। नाउ आपने सिनेमा चूज़ किया और दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया। दैट्स अ वेरी बोल्ड मूव। क्या थॉट प्रोसेस थी उसके पीछे? मैं ऑस्ट्रेलिया आए सिनेमा का कोर्स करने के लिए था। मैं 10th 11th में 80 के दशक का अंत हो रहा था और अनुपम खेर की एक फिल्म आई थी सारांश। मैंने सारांश देखी और देख के मैंने बोला कि अब मुझे फिल्मों में ही अपना व्यावसायिक जीवन बिताना है। दोस्तों को बोला, दोस्त बोलते हैं पागल है, कौन 10वीं क्लास में डिसाइड करता है क्या करना है। मेरे नाना नानी, मामा मामी यहाँ पहले बंच ऑफ डॉक्टर्स थे जो लेट 60s में आए थे, तो हमारे पास उनकी वजह से PR था। अच्छा। तो पैसा खर्च नहीं करना था। तो मैंने अपने माँ बाप के साथ सबसे बड़ा प्यारा सा धोखा किया। मैंने कहा पापा इंडिया में इंजीनियरिंग करनी है, अपने पास ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है, मैं ऑस्ट्रेलिया में करता हूँ ना। पापा ने बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा छोटा भाई था, बोले ये 12th कर लेगा, तो क्योंकि ओवरसीज स्टूडेंट नहीं है तो खर्चा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ आए और मुझे याद है 92 में उस ज़माने में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ होती थी, तो मैंने उसके लिए फ़र्स्ट चॉइस अप्लाई कर दिया। जब वापस आया तो पापा से मैंने बोला पापा फर्स्ट चॉइस मिल गई। तो उन्होंने बोला वेरी गुड। मैंने कहा लेकिन मैं सेकंड चॉइस ले रहा हूँ। तो उन्हें लगा मेरी सेकंड चॉइस सिविल इंजीनियरिंग है, क्योंकि वो भी सिविल थे। कहते सिविल? मैंने कहा नहीं, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फिल्म मेकिंग, डायरेक्टिंग एंड एक्टिंग। तो थोड़ा तो मम्मी को झटका लगा, थोड़ा उनको लगा, लेकिन मेरा शुरू से ही था कि व्यावसायिक जीवन करना है। वो बात अलग है कि भारत में मैं NSD के पास गया 11th क्लास में, तो उन्होंने बोला 12 लोगों प्लेस का लेटर लेके आइए DM से कि आपने 12 प्लेस किए। ओके। मैं FTI पहुंचा, पुणे को लिखा, तब मोबाइल फ़ोन्स कहाँ होते थे 90। तो मैंने कहा मेरे को तो एक भी पल नहीं व्यर्थ करना है कुछ और करने में। तो यहाँ आया तो यहाँ बैचलर्स की, और विजन कोई ऐसा कुछ था नहीं, बस ये था कि जो भी कुछ करना है व्यावसायिक तरीके से करना है। मेरे दिमाग में कोई रोमांटिक आइडिया नहीं था कि मैं घर से भाग के स्टेशन पे भूखा सो के फिल्मों में स्ट्रगल करूँगा। वो कभी नहीं था। सब इंजीनियर्स डॉक्टर्स का परिवार है, तो मेरा हमेशा बचपन से ये था कि जब लोग पढ़ लिख के इंजीनियर बन सकते हैं तो पढ़ लिख के फिल्म मेकर्स क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो वहीं से आया और फिर मैं बैचलर्स की, मास्टर्स की। यहाँ पे अवसर ज़्यादा थे, यहाँ पे कोर्सेज ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सेस मिल रहा था। और बैचलर्स के बाद मुझे पढ़ना और अच्छा लगा, तो मैंने फिर मास्टर्स की। मास्टर्स फिल्म और थिएटर में की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से। केट ब्लैंचेट हमसे शायद 2 साल सीनियर होती थी तब। ऊपर वाले की कृपा थी कि स्टाफ बहुत अच्छा मिलता रहा। बिल्कुल। हमारे जो थिएटर में जो परफॉर्मेंस के गुरु थे ईगल एप्स्टीन, वो पीटर ब्रुक के असिस्टेंट रह चुके थे। रॉस हार्ली जो अब डीन हो गए हैं, वो उस ज़माने में हमारे लेक्चरर होते थे। तो ये सब दिग्गज लोगों थे, इनसे पढ़ने का मौका मिला। विजन फिर बढ़ना शुरू हुआ। बिल्कुल। कौन से साल की बात है? ये है 96 में मैंने मास्टर्स की थी। ओके। तब की बात है। तो
यूजुअली आज का इशू थोड़ा सिमिलर है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, व्हेन यू हैव स्पेशली स्टडिंग फिल्म्स और यू आर रिप्रेजेंटिंग इन अ वे इंडिया, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया में जब आप आते हो तो यू आर एन इंडियन फिल्म मेकर, और इंडिया जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया वाले हो जाते हो। तो ये जो दो कंट्री को साथ में लेने की जर्नी है वो कैसी रही? क्योंकि तब तो कुछ तो होगा कि ऐसा कमेंट्स आते होंगे। नहीं, कमेंट्स नहीं आते थे, लेकिन मेरे एक राइटर ने बड़ी प्यारी बात की है मेरी एक फिल्म अन इंडियन में, कि हम हमेशा उस पुल के ऊपर से गुजरते रहते हैं जिसमें एक तरफ वी आर नॉट ऑस्ट्रेलियन इनफ फॉर ऑस्ट्रेलिया येट, करेक्ट, और दूसरी तरफ वी आर नॉट इंडियन इनफ फॉर इंडिया एनी मोर। करेक्ट। तो इन दोनों के बीच की तो जद्दोजहद है वो तो चलती रहती है, और इसको कई पर्यायवाची टर्म्स दिए गए हैं। जैसे अगर आपके माँ बाप सेपरेट हो जाएं तो आप कैसे रहेंगे, तो एक माँ है एक बाप है। लेकिन फिल्म जगत में और क्रिएटिव फील्ड्स में आपको क्या करना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, वो तो सब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना सेमेंटिक्स हो जाता है वो सब। जी। ऑस्ट्रेलिया की पहचान मुझे लगता है कि दिल चाहता है, एक मूवी आई थी, उसमें बहुत बड़ा रोल था कि ऑस्ट्रेलिया कल्चरल लोकेशन और ग्लोबल लोकेशन की तरह इंडियन को पता चला था। उससे पहले भी बहुत सारे वर्क हुए गए, आई एम श्योर। पर ये जो फिल्म जब शूट हो रही थी, हर फिल्म को हर एक फेज में अलग अलग इंटरप्रेट किया जाता है। आज के फेज में दिल चाहता है का क्या कंट्रीब्यूशन है? कि आपको लगता है कि ये इंडियन सिनेमा के लिए ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स की एक शुरुआत थी? दिल चाहता है का जो योगदान है भारतीय फिल्म जगत को, वो उसकी तो कोई परिभाषा है ही नहीं। बिल्कुल। रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर, दो दोस्त, भाई जैसे दोस्त, इनकी जब कॉल आई हमको 1999 में, मेरे को अभी भी याद है अगस्त में इनकी कॉल आई थी, मोबाइल्स तब आए थे तो इन्होंने बोला अनुपम हम एक फ़िल्म शूट कर रहे हैं, उसमें आमिर खान तब नहीं थे शायद, या आ गए थे, मुझे ध्यान नहीं है, 25 साल हो गए इस बात को, और हम आना चाह रहे हैं अक्टूबर में। तब तक हमने जो फिल्में की थी वो पुराने स्टाइल के जो फिल्म जगत की जो कार्य प्रणाली थी ना, उनकी जो वे ऑफ वर्किंग था, जिसमें अगले महीने आना है तो आज कॉल कर दिया, लेकिन थे सब वो दिग्गज लोग। हाँ। पहले हमारे जो दिल चाहता है से पहले 4 प्रोजेक्ट्स जो थे वो थे फिरोज़ खान के लिए, सौभाग्य है जिन्होंने मुझे अपना प्रोटेजे बनाया, चेला बनाया। उसके बाद यश जी आए, यश जौहर, जिनके साथ 5 दिन में मैंने इतना सीखा कि 5 साल फिल्म स्कूल में नहीं सीखा। फिर राकेश रोशन आए, उनसे अलग ही स्टाइल देखा। उसके बाद आदित्य चोपड़ा, यश जी के साथ कुछ छोटा मोटा काम करने का मौका मिला। तो ये हम हैरी बवेजा थे, तो ये सब लोग थे। तो जब इनकी कॉल आई तो मैंने कहा आप अक्टूबर में आ रहे हैं, अगस्त में कांटेक्ट करें, कुछ टाइम कम नहीं है? मुझे अभी भी याद है रितेश ने कहा था नहीं अनुपम, हम अक्टूबर 99 में इसलिए आ रहे हैं ताकि हम देख सकें कि अक्टूबर 2000 में सिडनी कैसा लगेगा। तो मुझे लगा कि ये कुछ है यहाँ पे। वो आए, उनकी पूरी टीम आई, रवि के चंद्रन थे जो बहुत ही दिग्गज सिनेमाटोग्राफर हैं, तब शुरू किए थे। 2 दिन में पता चल गया कि इनका जो विजन है वो कुछ लीक से हटकर है, कुछ दूसरे ही ढर्रे का है। और जब इनकी शूटिंग शुरू हुई वेस्टर्न स्टाइल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एडी, तो हमारी जो टीम है, जो पूरी प्रोफेशनल टीम थी, सब फिल्म ग्रेजुएट्स, उन्हें लगा कि हाँ अब पहली बार हमारी पढ़ाई का कुछ सदुपयोग हो रहा है। उसके बाद फिल्म आई दिल चाहता, सब जानते हैं क्या कल्ट क्लासिक हो गई। यस। फिल्म मेकर के होते हुए, फिल्म लेक्चरर होते हुए, कि दिल चाहता एक मील का पत्थर है भारतीय फिल्म जगत में, जिसने ना सिर्फ ये बदला कि हम किस तरह कहानी सुनाते हैं, बल्कि ये भी बदला कि हम किस तरह वो कहानी बनाते हैं। हाउ टू मेक एन इंडियन फिल्म एंड हाउ टू नरेट एन इंडियन स्टोरी इन मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा बिल्कुल was absolutely revolutionized by दिल चाहता है and the Excel gang। फरहान अख्तर डायरेक्टर थे, रितेश सिद्धवानी प्रोड्यूसर, जोया अख्तर फर्स्ट एडी थी, रीमा कक्ती सेकंड एडी थी, और ये सब जानते हैं इन चारों ने आगे जाके क्या धमाल मचाया है। हाँ, इंडिविजुअली इतना पॉजिटिव, इतना रेवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने फिल्म जगत को कि इट इज़ नाउ इन हाइंडसाइट, इवन देन ऑल्सो इट वाज बीन अ डिलाइट एंड एन ऑनर दैट वी वर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बिल्कुल। और यही है कि ऑस्ट्रेलिया एज अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर तो मामला और सिलसिला चालू ही हुआ है। फिर तो चालू हो गया, उसके बाद फिर सलाम नमस्ते आई, फिर और फिल्में आई। उससे पहले भी बहुत म्यूजिक वीडियोस आए। तो 99 में जब ये आया तब 10-15 हो चुके थे। 96 में एक्चुअली लोगों की नज़र गई ओपेरा हाउस पे और मेलबर्न पे, जब कमल हसन की एक फिल्म आई थी हिंदुस्तानी। जी।
उसमें एक गाना जो उनके प्रोड्यूसर ने जिसके लिरिक्स लिखे थे, मेलबर्न मछली मचलने वाली। ओके। तो वो मनीषा कोइराला और कमल हसन ने, टोनी लीच एक बहुत बड़े लाइन प्रोड्यूसर होते थे, उन्होंने ये किया था। ओपेरा हाउस में हुआ था, रॉक्स पे हुआ था, तो लोगों को लगा। उसके बाद फिर फिरोज खान की प्रेम अगन आई। बिल्कुल। अब प्रेम अगन तो इतनी हिट नहीं रही, लेकिन फिरोज खान 1960s से जाने जाते हैं नई लोकेशंस को ढूंढने के लिए। ओके। उन्होंने ग्रां प्री की पहली बार शूटिंग की थी, फिर उन्होंने अफगानिस्तान में शूटिंग की थी, मोरक्को में शूटिंग की थी। तो जब इंडिया में लोगों को पता चला कि फिरोज खान ऑस्ट्रेलिया गए हैं, फिर उनके पीछे तो लाइन लग गई। फिर राकेश रोशन आए, फिर म्यूजिक वीडियोज आने शुरू हुए। अनुभव सिन्हा, जो अभी जिनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं निफा में एज वन ऑफ द मेल डायरेक्टर्स, वो आए, उन्होंने म्यूजिक वीडियोस किए। यूनिवर्सल वाले म्यूजिक वीडियोस करने आए। कन्नड़ फिल्में आई, तेलुगु फिल्में आई, डर का रीमेक सोनाली बेंद्रे के साथ हुआ, कादल दिनम हुआ, ये सब चल रहा था। और फिर जब दिल चाहते आई तो फिर पूरा चेंज हो गया। फिर लोगों ने 4-5 दिन के लिए आना बंद कर दिया और 4-4, 6-6 हफ्ते के लिए आते थे, पूरी फिल्म यहाँ बेस करते थे। वाह। मुझे लगता है इंडियन सिनेमा की ये खासियत है कि हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी मूवीज़ को सबसे ज़्यादा, कोई भी कल्चर हो। जब ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ ग्लोबल लोकेशन फॉर दीज फिल्म्स, राइट, तो मुझे अभी तक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया स्टिल अनकवर्ड है, अनडिस्कवर्ड है, बहुत सारे पार्ट है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या गैप है? पॉलिसी, परसेप्शन या परसेवरेंस? कुछ तो इशू है। तो ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने डिस्कवर कर लिया, लेकिन हम लोग को बहुत स्पॉइल कर रखा है अमेरिकन फिल्मों ने। जब एक अमेरिकन फिल्म यहाँ आती है 90, 100, 110 मिलियन खर्च करती है। बिल्कुल। इंडियन फिल्में जब यहाँ आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 मिलियन खर्च करेंगे। तो अगर आप ऑस्ट्रेलियन सरकार के किसी दफ्तर में बैठे हैं और आपको दिया गया है $5,000 मार्केटिंग बजट, इर्रेस्पेक्टिव कि आप अमेरिका से बात कर रहे हैं, इंडिया से बात कर रहे हैं, एशिया से बात कर रहे हैं, आप वो 5,000 वाला बजट वहाँ लगाएंगे जहाँ आपको 100 मिलियन आ रहा है जी, कि आप वहाँ लगाएंगे जहाँ आपको 5 मिलियन आ रहा है। इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि भारतीय फिल्मों को प्रपोर्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली है, प्रपोर्शन से ज़्यादा प्यार मिला है। वो इसलिए कि जब एक भारतीय फिल्म दिल चाहता है इंडिया जाती है तो ऑस्ट्रेलिया को तो पॉपुलर करती ही है। जी। मैं कितने ओवरसीज स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया इसलिए आए क्योंकि उन्होंने दिल चाहता है देखी थी, या सोल्जर देखी थी, या सलाम नमस्ते देखी थी। कितने टूरिस्ट यहाँ इसलिए आते हैं, जिससे रिपल इफेक्ट्स ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद आई थिंक कुछ जो हम 2-3 लोग ये सब काम कर रहे थे, हम लोगों ने सोचा कि अभी औरों की कार सर्विस करने से ज़्यादा अपनी कारें बनाई जाए। बिल्कुल। तो 2013 में वो शिफ्ट आया कि हम लोगों ने अपनी फिल्में शुरू की। तो पॉलिसी तक कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ भारतीय फिल्म जगत के साथ काम करना इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट। ट्रू। आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको एक्सेल मिल जाएंगे, फिरोज खान मिल जाएंगे, राकेश रोशन मिल जाएंगे। किस्मत अच्छी नहीं है, जैसे कुछ लोगों ने कोशिश की, तो भारत से 12 लोग आएंगे, आपसे बोलेंगे कि हम जरा रेस्ट कर रहे हैं होटल में, दोपहर में लंच पे मिलते हैं। आप उनसे लंच पे मिलने जाएंगे, वो सब चेकआउट हो गए हैं और इलीगल बन गए। वाह। 2-3 बार ऐसा हुआ। ये सारी चीज़ें भी बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और इसीलिए हम लोगों को इतना ब्लंट होना पड़ता है। डंके की चोट पे हर एक की टेस्टिंग करनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी गोल्डन पीरियड एंजॉय किया है। 2010-11 के बाद से काफ़ी कुछ कम हो गया, लेकिन फिर हमने अपनी फिल्में शुरू कर दी। लायन बनी, होटल मुंबई बनी, अन इंडियन बनी, अभी भी बन रही हैं। 4 More Years आया SBS पे। यस, जैसे कि आपने अन इंडियन का जिक्र किया, मैं सिनॉप्सिस पढ़ रहा था, उनकी जो कास्ट है बहुत ही फेवर करती है तनिष्ठा चैटर्जी, इफ़ आई एम स्पेलिंग द नेम करेक्टली। बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लगा। तो द मेन इशू दे वर टॉकिंग अबाउट द कलरिज्म, द इश्यूज ऑफ कलरिज्म, राइट। ये जब ऐसा कोई सेंसिटिव टॉपिक आप टच करते हो या ऐसी कोई बात अभिव्यक्ति हो दुनिया के सामने, चैलेंजेस थे प्रोड्यूसर्स के, क्योंकि कमर्शलाइजेशन में ऐसे कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट बहुत जल्दी एंट्री नहीं मिलती है। अपनी बात कहनी होती है तो आपके पास तरीके भी होते हैं अपनी बात कहने के। बिल्कुल। और वो तरीके हमने अक्सर फिल्म स्कूल्स में सीखे हैं। लोग कहते हैं ना फिल्म स्कूल में कुछ नहीं सीख सकते। आप फिल्म स्कूल में आप सीखते हैं कि किस तरह जब आपके सामने ऑब्स्टिकल आ जाए उस ऑब्स्टिकल को हटाएं। तो तनिष्ठा का चयन इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं भारतीय कम्युनिटी के अंदर का रेशिज्म दिखाना चाहता था। वाह। इसीलिए 2-3 बार उसमें लाइनें भी हैं कि अपना मुंह धोना कितनी डार्क लग रही है, तो बोलती है मैं हूँ डार्क ना मम्मी। छोटी छोटी बातें जो हम अक्सर भारतीय कम्युनिटी में कह देते हैं,
लेकिन यही कोई गोरा हमसे कहता है तो हम आग बबूला हो जाते हैं। तो मैं वो शीशा दिखाना चाहता था भारतीय समुदाय को। प्लस उसके अलावा तनिष्ठा एक बहुत मंझीवी एक्ट्रेस है। हाँ, जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो मैं मजाक में उनसे बोला, मैंने कहा तनिष्ठा इसमें मैं आपकी छवि बदलना चाहता हूँ अपनी टीम के साथ। हमारी कॉस्ट्यूम टीम थी, हमारी डिज़ाइन टीम थी, और अभी भी हम मजाक करते हैं कि तब तक तनिष्ठा ने सारे स्लम ड्वेलर भिखारियों के रोल किए थे। तो मैंने कहा इसमें हम आपको पूरा ग्लैमरस टेक देंगे जिससे एक अंग्रेज़ को प्यार हो जाता है। दूसरा, तनिष्ठा काम करने में इतनी कोऑपरेटिव हैं, इतनी प्रोफेशनल हैं। ब्रेटली भी वैसे ही हैं, अच्छे काम करने। और इसलिए जो पूरी जो कास्ट थी, इतनी मंझीवी कास्ट थी, वो नहीं चाहिए था जो आके तंग करे। और इतना ऑनर्ड फील करता हूँ कि उन सब ने हाँ बोली, भले ही आकाश खुराना हो जो 2 हफ्ते के लिए आए, सुप्रिया पाठक दिग्गज कलाकार, वेटरन, उन्होंने तो बात भी नहीं की। जो स्क्रिप्ट का रोल सुना फ़ोन पे और बोलती है मैं आ रही हूँ, मुझे इतनी अच्छी लग रही है। वाह। गुलशन ग्रोवर, मैंने बोला गुलशन 4-5 दिन का काम है, कहता ब्रदर एनीथिंग फॉर यू। सो जब इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिलती है, और हमने सिर्फ आँखों से चकाचौंध होकर खाली भारत के नामी गिरामी लोगों को नहीं रखा। बिल्कुल, हमारा मेन उद्देश्य खासकर मेरा ये है कि हमारे समुदाय के जो लोग हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो इसीलिए शैरन जोहल, जो आगे जाके काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस और रियलिटी स्टार बनी है, वो थी उस फिल्म में जी। टैमी बारतया थी जो जॉर्जियन एक्ट्रेस है जिनको हिंदी बोलनी आती है। वाह। फिर सैरा थी, सैरा उसके बाद जाके नेबर्स में रही, आजकल बड़ी फेमस डीजे हैं वो। ओके। वो थी उसमें। तो यहाँ से भी हमने लोगों को बहुत प्रोत्साहन दिया। टीम में भी अगर एक ऑस्कर नॉमिनेटेड एडिटर है जो इंडियन का था, तो कुछ इंडिया के अटैचमेंट्स थे। हर चीज़ किसी कारण से की गई थी, अकस्मात नहीं थी। यही जब कोई स्टोरी होती है ना, सबसे बड़ा उनका इंटेंशन होता है। तो आई थिंक आपका वो जो इंटेंशन था, खुद की कम्युनिटी को आईना दिखाना, खुद की कम्युनिटी, लेकिन वही इंटेंशन नहीं होता। तो हमेशा जब आप पिक्चर बनाते हैं तो आप कहानी सुनाते हैं तो सबसे पहला इंटेंशन होता है कि अगर मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, आपका ध्यान ना भटके। बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैं अपना अनुमान लगाता हूँ कि अच्छा अब यहाँ आ गया है, अब मैं यहाँ एक लाइन ये डाल देता हूँ। बिल्कुल। जैसे उसमें प्रिया लता कृष्णामूर्ति उसका नाम था, तो एक सीन बाद में फिल्म में नहीं आया था। वो बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया लता। तो बोलती प्रिया लता कृष्णामूर्ति। कहती ओके, कैन आई कॉल यू प्रिया? प्रिया बोलती है और आपका नाम? कहती है एनी। उसने बोला एनी, तो आगे बोलती है एनी जेनापोलिस। तो वो बोलती है सो वी वर जस्ट हैविंग अ टेक कि सबके नाम गलत होते हैं जी, और ये सबके साथ आज तक होता है। हाँ, मतलब गलत इन द सेंस कि सबके नाम में कठिनता होती है बोलने के लिए। आप थोड़ा प्रयास कीजिए ना। हाँ, थोड़ा प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा है। मेरा नाम धैवत है, लोग बोलते कैन आई से डेव? मैं बोला नहीं, डेव इज ऑस्ट्रेलियन नेम, आई डोंट रियली नो इट। यूजुअली मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, बट फ्रॉम माई न्यू प्लेस आई सेड नो, यू प्लीज ट्राई टू से धैवत। और इतना मुश्किल नहीं होता है। सो यू आर कम्प्लीटली राइट ऑन इट। ऐसी ही स्टोरीज, ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। पर आपको ये मैं एज ए बतौर फिल्म मेकर पूछ रहा हूँ कि लाइक आप जो फिल्म मेकिंग की आपकी हिस्ट्री है, ऐसी कोई सेंसिटिव स्टोरीज है, नए कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, पर ड्यू टू कमर्शियल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, आपको इतनी ज़्यादा सहजता नहीं मिलती, उसमें परमिशंस नहीं मिलते, ऐसा कभी फेस हुआ है? नहीं, हम लोग बहुत बिगड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सेंसरशिप बिल्कुल नहीं है। ओके। ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट कंट्रोल आपकी कहानियों पे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रांट्स है वो आपको इस बूते पे नहीं मिलती कि आपका फिल्म हमारी तारीफ कर रही है कि बुराई कर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास ये सारी सहूलियतें हैं। उसके अलावा जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे, और क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, हमारे पास मीन्स भी हैं, हमारे पास इंटेंशंस भी है। अगर कोई नहीं इंटरेस्टेड है तो नहीं इंटरेस्टेड है, अगर उसके बाद पिक्चर नहीं चली तो वो मेरे ऊपर है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी फिल्म मेकर और लोग ये डिसाइड करें कि मैं अपनी कहानी किस तरह कहूँ, किससे कहूँ, ये गवारा नहीं है। तो आपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और ऑस्ट्रेलियन फिल्म इंडस्ट्री को आपको साथ में लेके चलना है, तो योर रोल इज इवन बिगर। कहनी है। हाँ, हमें कहानी कहनी है। अगर जिन जिन लोगों को आप क्या है ना, हमारी इंडस्ट्री में आप किसी के ऊपर कुछ फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर मैं आपके ऊपर फोर्स करो तो फोर्स करके आप काम तो कर लेंगे, लेकिन मन से नहीं कर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कहानी सुनाते हैं, जब हम स्क्रिप्ट भेजते हैं, बिल्कुल, तो उनको कैसी लगी ये बहुत ज़रूरी होता है। और तब तक हम दाम डेट्स की बात ही नहीं करते। अभी जैसे जो मेरी फिल्म नेटफ्लिक्स पे चल रही है जी, उसके लिए मैं एडिटर ढूंढ रहा था, और डॉक्यूमेंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एडिटर, क्योंकि इतना मटेरियल होता है उसको एडिट करना। हाँ।
बिल्कुल। और सही नहीं मिल रहा था। फिर मिली हमको कायरन स्टाइनिंजर, जो ऑस्कर और एमी विनिंग डॉक्यूमेंट्री एडिट कर चुकी हैं। उनसे बात हुई, उनको मैंने बताया, उन्होंने भी यही बोला कि अनुपम मेरे को कुछ नहीं सुनना, लेट्स हैव अ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी में उन्होंने ये जानना चाहा कि मेरे दिमाग में क्या है, मुझे ये पता है वो क्या है। मेरे 2 कंडीशंस थी एडिटर की, कि वो इंडियन नहीं होना चाहिए और उसने कभी कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं देखी होनी चाहिए। तो उससे ये था फ्रेश पर्सपेक्टिव आ रहा था। तो उन्होंने सुना, वो वापस आए, कहते हैं अनुपम जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में है, अगर उसका 20% भी स्क्रीन पे आ जाता है तो मज़े आ जाएंगे। तो यू लुक एट शेयर्ड विजन, करेक्ट, यू डोंट लुक एट प्लीजिंग समवन। क्रिएटिविटी कभी डेमोक्रेसी से, कभी चापलूसी से, कभी प्लीजिंग से, कभी चमचागिरी से नहीं आती है। क्रिएटिविटी आती है अपने दिलो दिमाग से सोचते हुए आपको क्या कहना है, और उसके बाद अगर आप ये सोच के चलेंगे ये हिट होगी, ये नहीं होगी, तो आप पॉर्न फिल्म बना लीजिए, उसकी तो गारंटीड है हिट होगी है ना, या आप सड़क छाप फिल्में बना लीजिए, गारंटीड है हिट होगी। कहानी बहुत ज़रूरी होती है, जिसे बोलते हैं ना, कंटेंट इज़ द किंग। कंटेंट इज द किंग, यस। और वो हर दशक में वही रहेगा हमेशा। 4000 साल पहले से महाभारत जब लिखी गई थी, रामायण जब लिखी गई थी, और आपने बचपन में पढ़ी होगी इंद्रजाल कॉमिक्स या अमर चित्र कथा, हाँ। उसमें उन महाभारत और रामायणों के अंदर भी जो कहानियां हैं वो भी छोटी छोटी आती थी, 5-5 पेज की। तो कहानी के अंदर कहानियां, इट्स ऑल अबाउट। हम लोग बोलते हैं कि अगर आप मेरे साथ पब में बैठे हैं और आप मेरे को किस्सा सुना रहे हैं और मैं 5 मिनट तक आपका किस्सा मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा हूँ, तो वो 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म बन सकती है। बिल्कुल। इसी के कॉन्सेप्ट में आजकल का सिनेमा बहुत डिफरेंट हो चुका है, बेस्ड ऑन द कमर्शियल सिनेमास यूज्ड टू बी ऑन बैक ईयर्स। अभी है OTT आ गया, AI आ गया है, अटेंशन स्पैन जिसने आपने बोला ना झगड़ के रखने का, वो बहुत कम हो चुका है। अभी क्या लगता है कि अटेंशन ज़्यादा मैटर करता है या स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग, हमेशा स्टोरी टेलिंग। धुरंधर ने प्रूव कर दिया स्टोरी टेलिंग मैटर करती है। कोई भी अंग्रेजी फिल्म में दिखा लीजिए, स्टोरी टेलिंग मैटर करती है। AI से, टेक्नोलॉजी से एक फ़ायदा ये हो गया है कि पहले मुझे भारत की स्टोरी टेलिंग मैटर करती थी, अब मैं पैरासाइट भी देख सकता हूँ क्योंकि नीचे सबटाइटल्स आ रहे हैं मेरी नेटफ्लिक्स में। तो इन सब चीज़ों के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनसे स्टोरी टेलिंग आसान हो गई है, लेकिन स्टोरी हमेशा स्टोरी रहेगी। और यही कारण है कि एक छोटी सी कोरियन फिल्म ने भूकंप मचा दिया था वर्ल्ड में, पैरासाइट के नाम से। यस। यही कारण है कि धुरंधर 3000 करोड़ टच कर रही है, कितने भी हज़ार, अब तो मायने भी नहीं रहा उन अंकों का। तो स्टोरी टेलिंग हमेशा मैटर करती है। आप कितनी हाइप कर लीजिए, कितना झूठ बोल लीजिए बॉक्स ऑफिस पे, कितनी रील्स के लिए आप पे कर दीजिए, आप पिक्चर देखने जाएंगे और आपको पिक्चर अच्छी नहीं लगी तो बोलेंगे यार अनुपम तो झूठ बोल रहा था, वो अगली फिल्म आपकी देखने नहीं आएंगे। तो सच और प्योरिटी ऑफ क्रिएटिविटी अभी भी मैटर करती है और हमेशा करेगी। बिल्कुल। और अब हम ले जाते हैं थोड़े डिफरेंट एंगल में, जो कि कॉस्ट प्रोडक्शन एंगल है, थोड़ा कमर्शियल एंगल ऑफ द फिल्म मेकिंग। बहुत सारा को प्रोडक्शन जब एक फिल्म के पीछे लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, स्पेशली व्हेन यू आर शूटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, कॉलिंग फ्रॉम इंडियन एक्टर्स एज यू मेंशन प्रीवियसली। तो क्या चैलेंजेस होते हैं ग्रांट्स के? क्या गवर्नमेंट इतना अभी सपोर्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन की कोई ग्रांट्स मिल सके पॉलिसी के लेवल पे? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का इस वक्त जो जगह है वो इस वक्त सबसे उपजाऊ जमीन है इस वक्त। ओके। मोस्ट फर्टाइल ग्राउंड्स। और उसके कई कारण हैं। भारतीय समुदाय, दक्षिण एशिया के समुदाय ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त बिगेस्ट डायस्पोरा है ब्रिटिशर्स के आसपास। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में बॉक्स ऑफिस पे इंडियन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कई बार ऑस्ट्रेलियन फिल्मों से भी ज़्यादा होता है। हाँ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अब एक को प्रोडक्शन ट्रीटी साइन हो गई है फिल्म्स की, और इस वक्त कम से कम नहीं तो 95 से 100 मिलियन डॉलर्स की ऑस्ट्रेलियन फिल्में हैं जो भारत से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनको मैं प्यार से बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया की बैंडेड लाइक बेकम्स। ओके। तो इन सब के रहते इस वक्त बहुत उपजाऊ ज़मीन है। भारत से पूंजी निवेश बहुत आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत में जितना रिस्की है इन्वेस्ट करना फिल्म्स में, ऑस्ट्रेलिया में उतना ही रिस्क कम हो जाता है। ओके। 40% हमको प्रोड्यूसर ऑफसेट में मिलता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपके पोस्ट प्रोडक्शन की ग्रांट्स पूरे ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा हैं, आई थिंक 15 या 20% है जितनी भी। यस। भ्रष्टाचार नहीं है, करप्शन नहीं है, देयर इज नो करप्शन इन ऑस्ट्रेलिया। जी। उसके अलावा रीजनल ग्रांट्स होती हैं कहीं, और कई फेडरल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फिर प्रोडक्ट टाइप्स होते हैं। तो इसके रहते किसी भी पूंजी निवेशक, किसी भी इन्वेस्टर का जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है, 40 से 60% कम हो जाता है।
तो उसके रहते काफ़ी सहूलियतें मिल रही हैं। बस ये देखना है कि सही लोग इसका सदुपयोग करें, क्योंकि जहाँ कुछ गलत लोगों ने इसका दुरुपयोग कर दिया तो वहीं हम सबके लिए खेलने वाला मैदान जो है खराब हो जाता है। और इसी के लिए जब इंडिया की बहुत सारी प्रोडक्शन फिल्म है, लोग अब्रॉड लाना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया भी अब लोग कंसिडर कर रहे हैं, विच इज़ अ बिग थिंग। इसी के बारे में एक फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा। इफ़ आई गिव यू राइट्स की टू चेंज वन पॉलिसी इन ऑस्ट्रेलिया to make Indian cinema at a global platform or global hub, what that would be? See, I don't think Australia can do anything to change to attract more films. Okay. Australia has got everything you need to make films. What people have to do is change how and why they want to film in Australia. अगर वो खाली grants के लिए आ रहे हैं जी तो गलत है. They have to come here because Australia is a part of their story. Because Australia is a natural partner. If you force anything, कुछ भी अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे फिर वो जैसे मैंने बोला था वो फिर काम नहीं करेगा। तो आपको ऐसा कभी भी कोई डार्क साइड ऑफ सिनेमा लगा है कि लाइक जो लिटरली बॉदर आपको कर रहा है सारी प्रोसेस, क्योंकि आपका एक विजन, कोई भी एक फिल्म मेकर है अपने एक विजन में तल्लीन होता है, ऐसी कोई ऑब्स्टिकल्स, हर्डल, डार्क साइड कुछ भी आपको लगता है कि अगर ये नहीं होती तो आई कैन बी मोर सक्सेसफुल या तो आई कैन बी मोर एक्सप्रेसिव? तो मैं निजी तौर पे, व्यावसायिक तौर पे, पर्सनली एंड प्रोफेशनली हमेशा ग्लास को आधा भरा देखता हूँ। ओके। जिस दिन मैं ये देखने लगा कि इसकी वजह से मेरा काम नहीं हो रहा, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो मेरी बड़ी गंदी आदत बन जाएगी बहाने बनाने की। कंप्लेन नहीं, बहाने, एक्सक्यूजेस। और फिर मैं हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ निकालूंगा और मैं आलसी हो जाऊंगा। तो इसलिए ज़िंदगी में मैंने कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया। पिछले साल निफ़ा हमने शुरू किया था जी, कहीं से कोई वित्तीय सपोर्ट नहीं था। हमारे साथ 2 मेरे लिeutenants थे, एक फराबी कबीर यहाँ पे, एक रौनक इंडिया में। सबको जो पेमेंट था मिल रहा था, लगे जा रहे थे, सपोर्ट मिला लोगों का, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिला, वहाँ मिला, कुछ पैसे आए कुछ नहीं आए, लेकिन जो क्लासिक्स है ना, शो मस्ट गो ऑन जी। उस निफ़ा की वजह से जब दोबारा मैंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में प्रतीक को कॉल किया तो उनके साथ इप्सा से मिला, तो उन्होंने सुना हुआ था जी। तो उन्होंने ये बोला ये कौन आ गया पहली बार फेस्टिवल करने, क्योंकि पहली बार हम खुद अपने बूते पे कर चुके थे ना। हाँ। तो लोगों का भी आत्मविश्वास बढ़ता है आप में और खुद में। तो अब वो जुड़े हमारे साथ, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रोड्यूसर बने। अभी उनसे नॉर्दर्न टेरिटरी की बात चल रही है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक आया बंदा। एक बहुत पुरानी सेइंग है, इफ़ यू फॉलो अदर पीपल्स फुटस्टेप्स यू नेवर लीव योर ओन फुटप्रिंट्स। तो इसीलिए अगर आप औरों के निशान देख अरे इसने ये किया तो जरूर गड़बड़ होगी, ज़रूरी नहीं आपके साथ भी हो। बिल्कुल। तो अगर आपकी प्योरिटी है आपके विजन में और वो किसी अल्टीरियर मोटिव से रिलेटेड नहीं है जी, तो कोई ऑब्स्टिकल नहीं है जो आपको रोक सके। ऑब्स्टिकल्स आएंगे लेकिन यू टेक इट विद द टंग इन चीक, जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। मैं हमेशा उस महिला का उदाहरण देता हूँ जो एयर इंडिया की फ़्लाइट अभी अहमदाबाद में पिछले साल जो क्रैश हुई थी। एक महिला इतनी बुरी तरह रोई, झगड़ी, मुझे चढ़ने दो, लेट हो गई थी, से नहीं चढ़ने दिया, बड़ी उदास थी। तो ज़िंदगी की बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है भाई, मैं जा नहीं पा रही, मुझे जाना था। 15 मिनट बाद वही लड़की सबसे प्रसन्न लड़की थी क्योंकि उसकी जान बच गई, बाकी सबकी चली गई। बिल्कुल। सो ज़िंदगी में हमेशा जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो ट्रैफिक है ना, आपके जीवन का ट्रैफिक है जी, उसमें सिर्फ आप कौन सी रोड पकड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई रेड लाइट है तो वो ग्रीन होगी। बिल्कुल। और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन लाइट है तो वो भी रेड होगी। एग्जैक्टली। और अभी आपने नीफा की बात की, नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिग स्टेप, क्योंकि मैंने खुद इस साल तो विटनेस किया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबली जोड़ता है इंडियन और ऑस्ट्रेलिया के सिनेमा को। आपने जब इनको फाउंड किया था, क्या विजन था और अब क्या विजन है आने वाले 5 साल में? ऐसा है, अब से नहीं, जब मैं मास्टर्स कर रहा था ओके, तब से मैंने देखा है कि फिल्म फेस्टिवल्स का कितना महत्व है लोगों को जोड़ने में। बिल्कुल। 1995 में सफीना ओबरॉय हमारी सीनियर होती थी, उन्होंने मुझे अवसर दिया टू असिस्ट हर इन अ फेस्टिवल शी डिड कॉल्ड बोसम वैली इन बॉलीवुड। ओके। अभी आपने बोला था लोग अगर अगेंस्ट होंगे तो क्या होगा, उस ज़माने में उनको इतना प्रोटेस्ट आई कि आप बोसम वैली इन बॉलीवुड नाम नहीं रख सकते। ओके। लेकिन वो डटी रही हैं। हमने फेस्टिवल किया, नाना पाटेकर आए इंडिया से, सिद्धार्थ काका आए। उसके बाद मुझे अवसर मिला पीटर कस्टैल्डी के साथ काम करने का, जिन्होंने गोट आइलैंड फेस्टिवल किया सिडनी में। इंडियन फेस्टिवल था। ओके। वो गोट आइलैंड इंडियन फेस्टिवल में हमें फेरीज दी सिडनी सिटी काउंसिल ने, हमारे फ्लैग्स लगे। दिल इतना गदगद हो गया कि कुछ होता है। हमने रात को ओपन एयर सिनेमा गोट आइलैंड में दिखाई, पीछे हार्बर ब्रिज था।
वाह। जहाँ पे सूफी गाने हमने चलाए, हर तरह का सिनेमा दिखाया। उसके बाद जब 2010 में टेड बेलू जो ऑपोजिशन लीडर थे, उनके एडवाइज़र नितिन गुप्ता ने कांटेक्ट किया। टेड बेलू एक बॉलीवुड पॉलिसी निकालना चाह रहे हैं, आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं, आपका सेट, हम ऑरेंज की शूटिंग कर रहे थे रामचरण के साथ, उस पर अनाउंस करना चाहते हैं। मैंने कहा स्वागत है। उसमें भी यही आइडिया दिया कि अगर, तो तब मेलबर्न जो है काफ़ी पीड़ित था, क्योंकि उनकी रेसिज्म के चक्कर में उनकी छवि बहुत नीचे गिर गई थी इंडिया में। बिल्कुल। तो उन्हें कुछ ऐसी चाहिए थी कि छवि हमारी बढ़े। तो मैंने सजेस्ट किया कि आप एक एनुअल फिल्म फेस्टिवल कीजिए, जो उन्होंने किया। उसके बाद जो आजकल इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न के नाम से जाना चाहता है, उसका अपना उद्देश्य था मेलबर्न की छवि बढ़ाना। उसके बाद कुछ और छोटे मोटे फेस्टिवल्स होते रहे। 2023 में कोविड के बाद जब मेरी फिल्म रिलीज हुई ब्रांड बॉलीवुड, तो मुझे डैंडी का कॉल आया कि अनुपम, हम एक बॉलीवुड फेस्टिवल करना चाहते हैं और आपकी फिल्म हम दिखाना चाहते हैं। तो मैंने कहा स्वागत है, उनको बॉलीवुड फिल्म दिखा दी। आई थिंक ब्रेटली उनका एम्बेसडर था, तो वो एक और पुराना रिश्ता जुड़ गया। जब वो फेस्टिवल खत्म हुआ तो जो CEO हैं शैरन स्ट्रिकलैंड, उन्होंने बोला अनुपम जरा मिले हैं। मैंने कहा मिलते हैं। तो उन्होंने भी ये कहा कि आजकल इतनी इंडियन फिल्में आ रही हैं थिएटर्स में, लेकिन कोई नेशनल स्तर का कोई फेस्टिवल नहीं है, वो कोई प्रोफेशनल फेस्टिवल नहीं है। हाँ, बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं मेलबर्न में, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, सेल्फीज होती हैं और मेलबर्न की छवि अच्छी रही है, उससे जो काम करना चाहिए था हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा देखते हैं। कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा मेरा हमेशा से मानना है, इफ़ यू हैव द राइट इंटेंशंस, बिल्कुल, मनी इज़ योर फर्स्ट वरी बट इट्स योर लास्ट प्रॉब्लम। वाह। फिर NDTV का CEO मेरा दोस्त था। मैंने बोला NDTV मीडिया पार्टनर बनता है क्या? मुझे कुछ दिग्गज पार्टनर्स चाहिए थे। हाँ। SBS आया, NDTV आया, डेंडी आया। मैंने कहा अब कुछ मामला जम रहा है। फिर NFDC से बात की, भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय, INB मिनिस्ट्री, उनका सहयोग मिला, दिग्गज लोगों का सहयोग मिल रहा है, अब तो करना ही चाहिए। पैसे का शोले की लाइन है ना, फिर देख लेंगे यार, फिर देख लेंगे। हाँ। तो हमने शुरू किया। हमारे साथ उसी समय जुड़ी थी एक हॉइट्स की एग्जीक्यूटिव थी जो प्रोड्यूसिंग का कोर्स खत्म कर चुकी थी, फराबी कबीर। इंडिया में रौनक धूपर थी। तो इन दोनों ने मिल के लोकल लोगों को हायर करके हमने शुरू किया और 8 सिटीज़ में 8 रेड कारपेट किए। वाह। और फिर जब लोगों ने देखा कि हाँ, ऐसी दुनिया फॉलो करना बहुत आसानी से जानती है, लीड करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, लीडर माइंडसेट। तो जब उन्होंने फॉलो करना शुरू करा तो ये बढ़ता चला गया और इस साल हम 14 सिटीज़ में आ रहे हैं। वाह। NFDC का सपोर्ट है, खासकर कजरी विश्वास जी जो हैं, पर्थ की काउंसिल जनरल हैं, उनका बहुत सहयोग है, वित्तीय सहयोग, व्यावसायिक सहयोग। डॉक्टर परविंदर कौर का मिला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक एग्जाम्पल है जो हमको हर स्टेट में मिल रहा है। मैं वही पूछ रहा था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का क्या महत्व है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से तो प्यार इसलिए था क्योंकि एक तो यहाँ जो आपकी लीडर हैं डॉक्टर परविंदर कौर, उनका बहुत प्रोत्साहन मिला। मैं दिसंबर में आया था, उन्होंने पार्लियामेंट में लंच करवाया, बोला अनुपम ये ज़रूर आना है यहाँ पे। दूसरा क्या हुआ कि पिछले 8-10 महीने में जब हमने पिछली बार ये फेस्टिवल किया था और अब तक राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एंटी इमिग्रेशन, एंटी इंडिया कॉन्वर्सेशंस बहुत बढ़ गए। तो कई गवर्नमेंट में जो अच्छे लोग हैं उन्हें लगा कि एक फिल्म फेस्टिवल बड़ा सटीक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। तो अब निफा खाली फिल्म महोत्सव नहीं रहा, ये बन गया है एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म। वाह। वेयर वी आर हैविंग इंक्लूसिव कॉन्वर्सेशंस अराउंड कॉमर्स, सिनेमा, कल्चर और सबसे ज़्यादा कम्युनिटी। यस, दैट्स मेन इम्पोर्टेंट। और ये कम्युनिटी का जो है ये हम बिल्कुल आगे रख के चलते हैं। मेरे लिए बहुत आसान था, हायर करता लोग, कॉल करके, लाइन लगी हुई है जिनके पास फिल्म फेस्टिवल एक्सपीरियंस है, ये है वो है, उनको पर्थ में अपॉइंट कर देता, डार्विन में अपॉइंट कर देता। वो कुछ लाते भी पैसे, ना लाते बात अलग है, लेकिन एक एम था कि अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना। तो जब मैं प्रतीक और इप्सा से मिला, मेरे को अभी भी याद है दिसंबर में इप्सा ने बोला था दादा हमने किया तो नहीं है लेकिन करना चाहते हैं फिल्म फेस्टिवल। मजाक में बोला था, मैंने कहा मीट एंड ग्रीट से हट के है, कहती जो भी कुछ होगा सीखेंगे जी। तो हमने कम्युनिटी इन्वॉल्व की। प्रतीक आए, इप्सा आई, इप्सा के साथ आप आए, आपके साथ और आपके दोस्त हैं, फिर इसवा आए, सोसाइटी आई, फिर लोगों की कॉल्स आनी शुरू हुई। आज सुबह ही मेरे को डार्विन से 2 इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हमारे अकाउंट पे कि हमें पर्थ का पता चला, आप डार्विन कब आ रहे हैं। वाह। और अपने मोबाइल नंबर दिए उन्होंने। ओके। जब मैं दिसंबर में प्रतीक और इप्सा से मिल के गया, डॉक्टर परविंदर कौर से मिल के गया, मेरे को अभी भी याद है मैं ऐसे टेक ऑफ कर रहा था सिडनी के लिए और उससे पहले एक व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि हाय अनुपम, आई एम सिड वशिष्ठ, आई एम द फर्स्ट। उनका पता चला कि वो फर्स्ट इंडियन बॉर्न मेयर ऑफ एन आउटबैक टाउन, टेनेंट क्रीक के मेयर हैं वो। ओह ओके। तो बोलते हैं कैसे मैं अपनी फिल्में ओपन स्क्रीन। सो इतना जो प्यार मिल रहा है, उसके बाद प्रोग्राम ना हो ये तो बात ही नहीं है।
जहाँ तक पैसे की बात है, अभी 2 हेल्थी किडनीज हैं, 1-2 क्रेडिट कार्ड है, निकल जाएगा काम। नहीं बिल्कुल। सो ये फेस्टिवल बन गया, बट ये ऑल्सो कुछ फेस्टिवल लेगेसी प्रोजेक्ट्स होते हैं। हाँ आज शुरू किया है, अब ये होगा कि मैं तो हमेशा रहूँगा नहीं, ना आ पाऊँगा, जो भी कुछ होगा, लेकिन ये पता है कि हाँ इप्सा ने ये प्रोजेक्ट किया है, यहाँ प्रतीक ने किया है, तो अगले साल जितना मैं इन्वॉल्व था उतना भी होने की जरूरत नहीं, उन्हें पता है कैसे होना है। दे विल जस्ट से अनुपम हमें फिल्में कर दीजिए, हमने सब यहाँ सेट कर लिया, दिस इज़ अ कमर्शियल एग्रीमेंट, तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। लेकिन सेटअप करने में थोड़ा लगता है समय, वो मुश्किल नहीं होता अगर आप वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो फराबी और मैं इतना एंजॉय कर रहे हैं, हम पर्थ आए, परसों हम फ्लाई करके जा रहे हैं डार्विन, उसके बाद एलिस स्प्रिंग है इस साल, ब्रोकन हिल है। वाह। अभी हमने किसी को बताया नहीं है, आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चलेगा। नॉर्दर्न टेरिटरी टूरिज्म ने 3 दिन पहले हमको कुछ वित्तीय सहयोग दिया है नॉर्दर्न टेरिटरी में। वेरी नाइस, वाओ, दैट्स रियली यू नो, ग्रेट। फिर अब और लोगों से बात चल रही है, तो चलता रहेगा। और एज लॉन्ग एज आप एंजॉय कर रहे हैं। और जहाँ तक रिस्क की बात है, मेरी एक और फेवरेट सेइंग है, शिप इज सेफेस्ट इन द हार्बर, राइट। शिप अगर आपका हार्बर में खड़ा है, बिल्कुल सेफ है। सेफ है बिल्कुल। लेकिन इसलिए थोड़ी बनाया था आपने शिप को, जी आपने तो उसे समुद्र में जाने के लिए बनाया था। सही बात है। हार्बर में रह के तो सभी सेफ है, घर में बैठे हैं सभी सेफ हैं। हाँ बिल्कुल। अब यू आर बिल्डिंग अ लेगेसी एट द मोमेंट। वी बिल्डिंग अ लेगेसी फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली। आपके बच्चे हैं, इप्सा के बच्चे हैं, प्रतीक के बच्चे हैं, कल को आएंगे तो अपने गैर भारतीय मूल के दोस्तों को ले जाके अपने सिनेमा दिखाएंगे। सिर्फ वो सिनेमा नहीं जो हॉइट्स और रीडिंग में चलता है हर बार, जो कमर्शियल। अभी इस साल देख लीजिए, हमारे पास 32 फिल्में ऑफिशियल सिलेक्शन में, 15 भाषाओं में। वाह। ये सब करने के बाद भी प्रोफेशनल का जो हार्ट होता है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, ब्रेन। तो मैंने कहा मुझे वो फिल्में नहीं दिखानी जो दिख चुकी हैं यहाँ पे, तो फिर किस बात का फेस्टिवल। ऐसे एक बार मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल का काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था कि उन्होंने पहले 2 साल में कार्ल क्विन ने लिखा था। सबके अपने डिसीजंस हैं, लेकिन मैंने कहा मैं ये सब करूँगा ही नहीं, तो इसलिए 32 जो फिल्में दिखा रहे हैं हम, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, ये सारे ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर्स हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में पहले नहीं दिखाए गए। कुछ वर्ल्ड प्रीमियर्स हैं, कुछ इंटरनेशनल प्रीमियर है जो भारत से बाहर पहले नहीं दिखाए गए। माय गॉड, वेरी नाइस। सो तब प्रोफेशनल तरीके से आप बड़े सेटिस्फाइड फील करते हैं। हमने ऐसे ही अंजर पंजर नहीं, चलो 5 हिंदी फिल्में दिखा दी, इंडियन फिल्म फेस्टिवल हो गया। हमने एक्चुअली में मेहनत की है, कुछ सोच के लाए हैं। यू नो, जब इप्सा के बच्चे बड़े होंगे, आपके होंगे, जो नॉन इंडियन ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स हैं, उनको ले जाके दिखा सकते हैं, ये देखो ये संस्कृत में फिल्म इंडिया से है, ये आसामीज में है, ये गुजराती में है, मराठी फिल्म में तीगे। फिर इस साल का हमारी सोच एक और थी, हमने शुरुआत की थी स्टूडेंट्स जो आते हैं इंडिया से सीखने के लिए। 2-3 स्टूडेंट्स आए थे और हमारी कंपनी का नाम है टेम्पल, जिसके दरवाजे हमेशा खुले हैं अगर आप फिल्म प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हैं। तो उसमें एक लड़का आया था, निखिल महाजन, ही वर्कड विद अस। दे सेड अनुपम जी हमको PR वीजे का कुछ नहीं, हमको तो फिल्में बनानी है। वापस चले गए। निखिल महाजन बने इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट डबल नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, जिनकी फिल्म तीगे से निफा क्लोज हो रहा है। फुल सर्कल देखिए, इट्स अ फुल सर्कल, यस करेक्ट। एक और फुल सर्कल था सुशांत तुंगारे का, UTS में पढ़ रहे थे, हमारे पास आए, MTV रोडीज में काम किया, धर्मा की VR फैमिली में काम किया। उनका भी वही, नहीं अनुपम जी हम तो इंडिया जाके, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। उन्होंने फिर लाइन प्रोड्यूस की, उड़ी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस की, फेम गेम किया। अब उनकी फिल्म करेज जो उन्होंने अमेरिका भारत के बीच में को प्रोडक्शन किया, उसका इंटरनेशनल प्रीमियर यहाँ हुआ है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एंड ही सपोर्टेड अस सो मच कि उनके जो इन्वेस्टर इतने खुश हो गए, वो अपनी पूरी कास्ट और क्रू को लेकर आए सिडनी अपने खर्चे पे। उन्हीं में से एक स्टूडेंट हो सकता है अगले साल आए, कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए, वंगा रेड्डी, जिन्होंने एनिमल बनाई। उससे पहले वो सिडनी फिल्म स्कूल के थे, जब स्टूडेंट थे तब मिलते थे, उनका भी विजन तब बड़ा क्लियर था, अनुपम जी इंडिया जाके मस्त अपनी तरह का सिनेमा बनाना है। तो इस फेस्टिवल के पीछे ये सब चीजें हैं। अवार्ड्स हमने बहुत कम रखे हैं। एक और लाइन हमने यूज की है, टंग इन चीक लाइन की, द ओनली स्टार्स यू विल सी एट आवर फेस्टिवल आर द फिल्म्स एंड द कम्युनिटी मेंबर्स यू सी। वाओ। तो हमारे स्टार हैं इप्सा, प्रतीक, आप, फराबी, जिनसिन चार्ल्स, परविंदर कौर, वो कम्युनिटी जिसके बूते पर ये सिनेमा खड़ा है। और वो एनर्जी मैं महसूस, क्योंकि मैंने जब प्रतीक भाई और इप्सा दीदी के साथ पॉडकास्ट किया था, आज तक उनका पॉडकास्ट वो हाईएस्ट वॉच पॉडकास्ट, जब वो उन्होंने नीफा के बारे में तभी बात की थी, एंड दे वर सुपर एक्साइटेड, फुल ऑफ आइडियाज़। मुझे पता है कि हर रात ऐसी नहीं होती थी कि जो मैं दीदी के साथ या प्रतीक भाई के साथ डिस्कस नहीं करते थे। तुम्हारी वजह से प्रतीक जगह रहता था 4 बजे तक सुबह। नहीं, वो रीज़न कुछ और है, बट ठीक है। वो पॉडकास्ट पे नहीं कर सकते। हाँ, वो एग्जैक्टली। तो वो ये कि लाइक आज फाइनली वो चीज़ हो रहा है, और वो जो स्केल पे आपने बताया ना, इट वाज जस्ट अमेजिंग। अभी तो शुरू हुआ है जी। अब आज मैं देख रहा था कि
इन लोगों ने कुछ प्रमोशन किए। रात को जब सोते हैं तो हमारे इंडिया में भी 2 लोगों की टीम है। अच्छा। जब सुबह उठते हैं तो उनके मैसेजेस आते हैं। तो आज सुबह उनके मैसेज आया, 150 रजिस्ट्रेशन है हमारे बॉलीवुड डांस ऑफ के, ओह ओके। 4 दिन में। वाओ, वेरी नाइस। सो ये चीज़ें ये सिर्फ कम्युनिटी से आ सकती हैं। बहुत आसान है, 25,000 रुपये देकर एक ऐड डाल दिया आपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन में, लेकिन उसमें क्या मज़ा है? उसमें मज़ा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना मेरे लिए वक्त निकाला, स्पेशली टू आप लोगों की वजह से तो हम हैं। लोगों को अगर हमारी बातें आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम तो बिल्कुल ही म्यूट हो जाएंगे। नहीं सर। और वन लास्ट क्वेश्चन कि अगेन लेगेसी पे मेरा ज़्यादा फोकस है कि आपको क्या लगता है, इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब योर लेगेसी इन वन सेंटेंस या कुछ भी आपको डिस्क्राइब करना है, व्हाट इट वुड बी? लेगेसी तो बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन ऑल आउट ऑफ एन इंटेंशन, एन इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव। सब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जी। मेरा हमेशा से मानना है इंडिया इज़ द मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म नेशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अगर आप पर कैपिटा फिल्म स्कूल्स देखें, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ और ऑस्ट्रेलिया मेरी कर्मभूमि है। वाह। सो मुझे मौका मिला इन दोनों देशों के बीच में एक अरेंज्ड मैरिज कराने का। यार। और द मैरिज बिटवीन द मोस्ट प्रोलिफिक एंड द मोस्ट प्रोफेशनल फिल्म इंडस्ट्री इज़ ऑलवेज अ विन विन। इसमें कोई लेगेसी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी जगह कोई और होता, जब आप डूब रहे होते हैं तो सिर्फ आपको तैरना होता है जी। लेकिन ये था कि अपने उसूलों को अगर नहीं बदलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है। यस। और इसी एक सपनों का बीज आपने पूरा एक बहुत बड़ा एक वृक्ष बना दिया है, और आई होप कि ये लेगेसी पूरे जंगल तक जाएगी। बिल्कुल। आई मीन इप्सा फेस्टिवल प्रोड्यूसर से होकर अगले साल होपफुली, अगर वो हमसे चिड़ी भी नहीं हुई, हमने उसको इतना तंग किया है, तो अगले साल वो फेस्टिवल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होगी। बिल्कुल। और अगले साल हम कोशिश कर रहे हैं एक और लैंग्वेज पे। इस साल पंजाबी फोकस है, तो अगले साल गुजराती या मराठी फोकस होगा जी। फिल्में प्रोड्यूस होंगी। को प्रोडक्शन ट्रीटी है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बिल्कुल। और मुझे इतनी खुशी होगी अगर सही लोगों के साथ हम ऑस्ट्रेलिया की पहली गुजराती को प्रोडक्शन करें, पहला मराठी करें, पहला बंगाली करें। आप खुद बिजनेसमैन हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका 40 से 50% गारंटीड है सरकार से? इट्स अ नो ब्रेनर। No brainer. Very nice. Thank you so much for your precious time. Thank you. All the best for your podcast and keep on doing it. Thank you. Thanks a lot.